टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की होम साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। वन शॉट वीडियो है, इसमें आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाएंगे एमसीक्यू वाले। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के फैक्ट्स विद भरत नाम से जो ये चैनल है आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियोस देखने को मिलेंगी और आपको जितने भी जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जो कि है क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। ठीक है, आप इसको सर्च मारिएगा और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट पे आपको बाकी के नोट्स मिल जाएंगे। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाता हूँ एमसीक्यू वाले। तो भाई सबसे पहले हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली या विद्यालय छोड़ चुकी लड़कियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन सी योजना चलाई गई। तो जो योजना चलाई गई वो थी KGBV। ठीक है, ये वाली जो योजना है ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये योजना चलाई गई थी और जिसकी फुल फॉर्म है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वह गतिविधि जो किसी उद्देश्य व आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जाए वो क्या कहलाती है। आजीविका, कार्य, जीविका या फिर जीवन कौशल। तो ये कार्य है। ठीक है, कोई भी आप काम कर रहे हो वो आपका कार्य ही कहलाता है। फिर उसके बाद है डैश अनुवांशिकी और जनन अंगों के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है। जब हम जैविक रूप से जब हम विभाजन करते हैं तो उसको हम या मतलब उसका वर्गीकरण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, जेंडर, लिंग, पुरुष या स्त्री। तो इसको हम लिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है कि भाई एक सेक्स होता है और एक जेंडर होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जेंडर आपका वो चीज है जो समाज आपको स्वीकार करता है और आपका जो सेक्स है, आपका जो लिंग है वो चीज है जो आपकी बायोलॉजिकली डिसाइड होता है। फिर है फैक्ट्री नियम की धारा 48 के अनुसार किसी उद्योग में 30 से अधिक महिला होने पर शिशु सदन की व्यवस्था अनिवार्य है। या फैक्ट्रियों में पुरुष व स्त्रियों को समान वेतन का अधिकार है। या फैक्ट्रियों में नियुक्ति संबंधी मामलों में पुरुषों और स्त्रियों को समानता की गारंटी मिलती है। या फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा अनिवार्य है। तो इसका आंसर है क, किसी उद्योग में 30 से अधिक महिला होने पर शिशु सदन की आवश्यकता अनिवार्य है। सो क हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, नित्या की एक गारमेंट कंपनी है और वह प्रतिदिन अपने काम में जोखिम भरे निर्णय लेती है। तो नित्या एक डैश है, क्या है, उद्यमी है, वेतन प्राप्त कर्मचारी है, मजदूर है या अनिपुण कारीगर है। तो ये एक उद्यमी है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर है ये एक। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सुकारिकी के 4 स्तंभों में से एक नहीं है। ठीक है, तो सीबीएसई सैंपल पेपर 2022 में ये पूछ रखा है, बायोमेट्रिक, मानवितीय माप, शरीर क्रिया विज्ञान या औद्योगिक मनोविज्ञान। तो बायोमेट्रिक, ठीक है, ये आप फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो कहते हैं वो इसमें नहीं आता सुकारिकी में। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला चैप्टर है उसके एमसीक्यूज देखते हैं। एक बड़ी आयु की महिला नकली दांत लगाती है, आप उनके तैयार मृदु आहार में किस प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करेंगे। भाई एक महिला है वो नकली दांत लगाती है, मसले हुए और शोरबा युक्त खाद्य पदार्थ, पूर्णतः तरल खाद्य पदार्थ, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ या अधिक रेशे वाले खाद्य पदार्थ। तो हम मसले हुए और शोरबा युक्त खाद्य पदार्थ यूज करेंगे, जो थोड़े मसले हुए हों जिसको वो आराम से खा सके क्योंकि दांत नकली है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जो खाद्य पोषकों और दूसरे पदार्थों के साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग से संबंधित है उसको क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं भाई पोषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर उसके बाद है, किसी रोगी की पोषण स्थिति की आकलन करते समय नैदानिक पोषण विशेषज्ञ किस कारक पर विचार नहीं करता। ठीक है, मानवितीय माप, आहार और दवाई के इतिहास की विस्तृत जानकारी, प्रयोगशाला और भौतिक मापों की जानकारी से संबंध या फिर आहार सर्वेक्षण। सो इसका घ सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। आपके दादाजी पेट की सर्जरी के बाद बेहोश हो गए हैं, भोजन खिलाने की कौन सी विधि उनके लिए पसंद की जाएगी। भाई पेट की सर्जरी के बाद बेहोश हैं वो, तो मुंह के द्वारा और चबाने में आसान, या नली द्वारा ट्यूब फीडिंग और पचाने में आसान। ठीक है, या फिर अंतःशिरा द्वारा भोजन और पोषण प्राप्त करने के लिए, या फिर नासोगैस्ट्रिक फीडिंग और पोषण। सो इसमें अंतःशिरा द्वारा भोजन आपको दिया जाएगा, अंतःशिरा द्वारा। ठीक है, इंटरवेन करके। सो ये हो जाएगा।
फिर है आपकी बहन ने नैदानिक पोषण और आहारिकी में डिप्लोमा पूरा कर लिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए जो उसके लिए अपना करियर शुरू करने के लिए उपलब्ध है। भाई नैदानिक पोषण और आहारिकी में अगर डिप्लोमा किया है, विद्यालय परामर्शदाता, पोषण औषधियों का अनुसंधान और विकास, ECCE या कृषि उद्योग में, सुपोषण औषधियों में यानी कि न्यूट्रासिटिकल्स में अनुसंधान और विकास, इस तरफ वो जा सकती है। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा आहार चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है। आहार चिकित्सा का उद्देश्य वर्तमान आहार में संशोधन करना, पारंपरिक व्यंजनों का ज्ञान, जटिलताओं की रोकथाम या पोषण की कमी का सुधार। तो इसके अंदर है पारंपरिक व्यंजनों का ज्ञान, ठीक है, ये आहार चिकित्सा का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब अगले चैप्टर से हमारा सवाल है, भारत में पोषण संबंधी समस्या कौन सी है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, मलेरिया, क्षय रोग या कैंसर। पोषण से संबंधित जो समस्या है वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, प्रोटीन कम लेते हैं लोग, तो क सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है अति पोषण की समस्या के कारण, अल्प श्रम, गलत आहारी पद्धति, व्यायाम या फिर पैदल चलना। अति पोषण की समस्या का क्या कारण है, तो इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन है क और ग, ख और घ, ठीक है, ख और घ, क और ख या फिर ग और घ, ठीक है। तो इसमें क और ख आपका सही हो जाएगा। अल्प श्रम, कम काम करना, गलत आहारी पद्धति, गलत खाना, ठीक है, इस वजह से आपका मोटापा या अति पोषण भी हो सकता है। फिर इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक नहीं है। प्रोटीन, जिंक, लौह तत्व, आयोडीन। देखो ये तीनों मिनरल्स हैं। प्रोटीन जो है एक बृहत पोषक तत्व है, तो इसमें सूक्ष्म में नहीं आता, तो क सही हो जाएगा। सुनीता ने जन पोषण पेशेवर का रोजगार लिया है, उसको अच्छे पोषण को बढ़ावा देने और पोषण संबंधी समस्याओं को रोकना है। तो वो क्या मतलब वो करेगी, समस्या की पहचान करेगी, समझेगी कि समस्या क्यों हुई है और कार्य नीतियों की योजना बनाएगी, ठीक है, या फिर योजना नहीं लागू करेगी और उनके प्रभाव का मूल्यांकन नहीं करेगी, या समस्या से दूर भागेगी। तो यहाँ पे वो क्या करेगी भाई, क और ख, यानी कि समस्या को पहचानेगी, फिर ये देखेगी कि समस्या क्यों हुई है और क्या योजना बन सकती है, वो योजना बनाएगी। जब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, अरक्तता, ठीक है, रक्त की कमी हो जाना, ख सही हो जाएगा। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को क्या कहा जाता है, जब आपके अंदर मिनरल्स कम हो। गलगंड, छिपी भूख, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या रक्तहीनता। तो इसको छिपी भूख भी कहा जाता है, ख सही हो जाएगा। फिर 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अल्प पोषण का तत्कालिक कारण है। अपर्याप्त आहार का सेवन करना, अपर्याप्त शिक्षा, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं या खराब सफाई व्यवस्था और स्वच्छता। तो अपर्याप्त आहार का सेवन, गलत तरीके से आप अगर आहार लेते हो, पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते, तो अल्प पोषण हो सकता है। अब अगले चैप्टर से हमारा सवाल है, भोजन की किन परिस्थितियों में मतलब भोजन को किन परिस्थितियों में खराब कहा जा सकता है। खराब प्रस्तुति या मतलब खराब तरीके से पेश किया जाए, सघनता में बदलाव, बनावट और स्वाद में बदलाव या अस्वास्थ्यकर भोजन। तो इसके अंदर पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या तीसरा चौथा सही है, या फिर दूसरा और चौथा। तो दूसरा और तीसरा, यानी कि सघनता में उसके बदलाव आ जाना और बनावट में और उसके स्वाद में बदलाव आ जाना, तो हम कह सकते हैं कि भाई भोजन खराब है। फिर है हिम शीतित मटर कौन सा संसाधित खाद्य पदार्थ है, ठीक है, इसको हम संरक्षित खाद्य पदार्थ कह सकते हैं। फिर उसके बाद है, ऐसे खाद्य पदार्थ जो एक दिन में खराब हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम। विकार्य खाद्य पदार्थ, अर्धविकार्य पदार्थ, अविकार्य पदार्थ या संसाधित पदार्थ। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, विकार्य पदार्थ, ठीक है, विकार्य खाद्य पदार्थ। फिर है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा विनिर्मित खाद्य का उदाहरण है। लैक्टोस मुक्त दूध, डिब्बा बंद फल, जैम, मुरब्बा या केक। देखो जैम और मुरब्बा जो है ये विनिर्मित है, ये फैक्ट्रियों में पैक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन बिगड़ने या नष्ट होने का कारण नहीं है। कीटों का आक्रमण, नमी का अत्यधिक प्रभाव, नमक लगना या पीड़ा। तो देखो भाई इन सभी से कोई ना कोई चीजों से भोजन खराब हो सकता है, पर नमक लगने से नहीं हो सकता। नमक एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। धूप में सुखाना खाद्य संरक्षण का सबसे पुराना तरीका है। यह खाद्य संरक्षण के कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तापमान की कमी, पीएच में कमी, जल को हटाना या नियंत्रित ऑक्सीजन की उपलब्धता। तो यह है जल को हटाना, ठीक है, अगर धूप में सूखेगा तो जल अपने आप हट जाएगा। उसके बाद आगे चल, अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य उद्योग की जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी है। 62%, 39%, 26% या 50%। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 26%।
अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से क्या मनुष्य के आहार पर निर्भर नहीं है? स्वास्थ्य, पोषक स्तर, विवेक या उत्पादकता? तो इसमें आपका विवेक जो है ये आहार पर निर्भर नहीं करता। फिर निम्न में से दिखाई देने वाला जैविक संकट कौन सा है? जो आप देख सकते हो, जीवाणु, विषाणु, फफूंदी या कृमि? तो आप कृमि जो है उसको आप देख सकते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का गठन कब किया गया? 1960, 1965, 1962 या 1969? तो ये 1969 में इसका गठन किया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून या फिर 21 जून, 7 जून या 7 जुलाई? तो ये 7 जून को जो है भाई मनाया जाता है। अगले चैप्टर से हमारा जो पहला प्रश्न है वो है ECCE का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ख ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर है, किस आयु का बच्चा अनजान व्यक्ति से डर जाता है? 4 से 6 महीने, 0 से 2 महीने, 6 से 8 महीने या 8 से 12 महीने? तो 8 से 12 महीने का बच्चा डर जाता है। 2 से 3 वर्ष का बच्चा क्या कहलाता है? टोडलर, शिशु या किशोर या विद्यालय जाने वाला बच्चा? इसको हम टोडलर कहते हैं। फिर है, मनोवैज्ञानिक डैश के अनुसार बच्चों को उनका ख्याल रखने वाले, देखभाल करने वाले और जानकारी वयस्क की जरूरत होती है। पियाजे, मारिया मोन्स्ट्री, व्यागोत्सकी या प्रांग? तो व्यागोत्सकी जो है इन्होंने ये बात बोली है, तो ग सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए ICDS का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? आंगनवाड़ी, प्रशिक्षण संस्थान, क्रैच या डे केयर सेंटर? तो आंगनवाड़ी के तहत शिक्षा दी जाती है। अनीता ने अभी अभी अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करी है, वह प्रारंभिक बाल्यावस्था में अपनी जीविका बनाना चाहती है। तो निम्नलिखित में से उपयुक्त पाठ्यक्रम सुझाइए जो उसे उसके सपने को साकार करने में मदद करेगा। आहारिकी में डिप्लोमा, ECCE में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, ECC में डिप्लोमा या मानव संसाधन में डिप्लोमा? तो ECCE में डिप्लोमा करके वो ये इस लाइन में आगे जा सकती है। अगले चैप्टर से हमारा पहला प्रश्न है, वे बच्चे जो गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होते हैं और जिन्हें पुलिस द्वारा IPC का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तस्करी किए गए नाबालिग, बाल अपराधी, परित्यक्त बच्चे या युवा विद्रोही? तो उनको हम बाल अपराधी कहते हैं, जुवेनाइल। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन संस्थान का गठन क्यों किया गया? आपातकालीन राहत कार्यक्रमों के द्वारा तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए, किशोरों को सकारात्मक सहारा प्रदान करने के लिए, बच्चों में कौशल विकसित करने और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए, या गोद लेने के नियमों को सुगम और सशक्त बनाने के लिए? तो ये गोद लेने के नियमों को आसान बनाना, सशक्त बनाना, इसके लिए किया गया। फिर है, युवा क्लब या स्वयंसेवी संगठन पहाड़ों की वनस्पतियों, जंतुओं, वनों, मरुस्थलों और सागरों का अध्ययन जैसी गतिविधियों का आयोजन किस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है? साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन? यस, साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन गतिविधियों के अंतर्गत ही आता है। फिर चौथा जो है प्रश्न वो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थियों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 60, 62, 65 या 68? तो कम से कम 60 आयु होनी चाहिए, 60 से प्लस वालों को ही इसका लाभ मिलता है। फिर अगला हमारा प्रश्न है, भारत में पहला SOS गांव किस वर्ष स्थापित किया गया और लाभार्थी कौन थे? 1954 विकलांग बच्चे, 1964 परित्यक्त बच्चे, 1965 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या 1963 किशोर अपराधी? तो 1964 परित्यक्त बच्चे इसके मेन लाभार्थी थे, तो ख सही हो जाएगा। उस एजेंसी का नाम बताइए जिसने बच्चों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए गोद लेने के दिशा निर्देश निर्धारित किए। नारा, सारा, कापा या राका? सो ये CARA, कारा जिसको आप कह सकते हो, ये वो एजेंसी है। ऑप्शन हमारा ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा आगे चैप्टर से, डिजाइन के प्रकार का नाम बताइए। संरचनात्मक, रेडियल, अनुप्रयुक्त? क और ख दोनों? तो देखिए, संरचनात्मक और अनुप्रयुक्त, ये क और ख इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि घ। निम्नलिखित में से कौन सा रंग VIBGYOR में नहीं आता? लाल, नीला, सफेद या हरा? तो सफेद कलर इसमें नहीं आता। ठीक है, इसमें लाल आता है, रेड, B फॉर ब्लू और G फॉर ग्रीन, ये RBG में आते हैं, लेकिन सफेद इसमें नहीं होता। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, रंग का हल्कापन रंग की डैश कहलाता है? आभा, रंगत, शेड कार्ड या क्रोमा? तो इसको हम आभा कहते हैं। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुण वस्त्र की बुनावट को निर्धारित नहीं करता? धागे का प्रकार, रेशे का प्रकार, वस्त्र की कीमत? देखो भाई, वस्त्र की कीमत से ये डिसाइड नहीं होता कि वस्त्र की बुनावट कैसी होगी। डैश
रेखाएं लंबाई का आभास देती हैं, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, तिरछी या वक्र। तो ऊर्ध्वाधर जो होती हैं ये रेखाएं हों अगर आपके कपड़ों में तो आप लंबे लगोगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम अगले चैप्टर से। हमारा प्रश्न है महिलाओं ने जीन्स पहनना किस वर्ष शुरू किया? तो भाई ये 1950 में शुरू किया, ख सही हो जाएगा। फिर है फैशन की वह शैली जो कम समय के लिए होती है उसको क्या कहते हैं? हम फेड्स कहते हैं, क सही हो जाएगा। फुटकर दुकानें जिनका एक ही ब्रांड और केंद्रीय प्रबंधन होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यापारिक प्रभाव, विभागीय स्टोर, स्टोर श्रृंखला या एकल इकाई स्टोर। तो इसको स्टोर श्रृंखला कहते हैं। परिधान की डिजाइन करने वाली स्त्री को डैश कहते हैं? कुटुअर, कुटीरियरे या फिर कुटूरियर या स्त्री कुटुअर। तो कुटीरियरे इसको हम कहते हैं, ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डेनिस की रचना डैश द्वारा की गई? लेवी स्ट्रोस, लुइस फोर्टीन, ईसाक सिंगर या न्यूटन। तो लेविस स्ट्रोस द्वारा की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अगले चैप्टर से हमारा पहला प्रश्न है मशीन में वस्त्रों की धुलाई का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो भाई क सही आंसर है। धोने वाले घोल में कपड़ों में से गंदगी हटाने के लिए कपड़ों को गतिशील रखना, ये मुख्य सिद्धांत हो जाएगा। फिर सामने से भरने वाली मशीनों के मॉडल में धुलाई की किस विधि का प्रयोग होता है? तो इसमें अवपातन विधि का प्रयोग होता है, ग सही हो जाएगा हमारा। फिर वस्त्रों की धुलाई के लिए चक्रण की उपयुक्त गति क्या है? जो हम स्पिनर को हम घुमाते हैं तो उसकी उपयुक्त गति क्या होनी चाहिए? तो लगभग 600 से 620 आरपीएम होनी चाहिए। अस्पतालों के कपड़ों में किस प्रकार के वस्त्र का ज्यादा प्रयोग होता है? सूती, रेशमी, ऊनी। देखो सूती वस्त्र ज्यादा यूज होते हैं अस्पतालों में, कॉटन के। फिर उसके बाद है चक्रण की गति 300 आरपीएम होने पर कौन सा बल उत्पन्न होगा? अपकेंद्रीय गुरुत्वाकर्षण, क्षेत्रीय बल या चुंबकीय बल। तो यहाँ पे अपकेंद्रीय बल जो है वो उत्पन्न होता है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। आगे अगले चैप्टर से हमारा पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प आतिथ्य सेवा के अंतर्गत नहीं आता? होटल, लॉज, रिजॉर्ट, ये तो सारे अतिथियों के लिए होते हैं, जनता फ्लैट्स नहीं होते, ग सही हो जाएगा। एक होटल में कौन सा व्यक्ति एक कमरे की सफाई करता है? बेल बॉय, तल पर्यवेक्षक, कमरा परिचर या रेस्टोरेंट प्रबंधक। कमरा परिचर। ओके। निम्न में से कौन सा विभाग सहायक विभाग के अंतर्गत नहीं आता? प्रमुख कार्यालय, वित्त और लेखा, मानव संसाधन विभाग या विक्रय और विपणन विभाग। तो प्रमुख कार्यालय नहीं आता इसमें। निम्न में से किसके लिए सुसज्जित कैंप लगाया जाता है? रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, विवाह। तो देखो इसके अंदर क और ख यानी कि रिवर राफ्टिंग और ट्रैकिंग में जो है कैंप लगाया जाता है, तो क और ख हमारा सही हो जाएगा। इट मींस क सही है। निम्न में से कौन सा आतिथ्य उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? पर्यटन, ठीक है, बैठकें, आवास और विवाह। तो विवाह जो है ये हमारा नहीं आता आतिथ्य जो है आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र में। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विशेष स्थान जैसे कि किसी दुकान, मॉल आदि में आने वाले उपभोक्ताओं की संख्या क्या कहलाती है? उपभोक्ता संघ, उपभोक्ता उत्पाद, उपभोक्ता आगमन या उपभोक्ता व्यवहार। तो ये कहलाएगी उपभोक्ता आगमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। दूसरा प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? तो 1986 में किया गया, घ सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानवीकरण चिन्ह पानी की पैक्ड बोतल पर लगता है? एग मार्क, ISI, सिल्क मार्क या वूल मार्क। तो ISI, ठीक है, ISI का चिन्ह लगता है। होल मार्क का मानक चिन्ह किन चीजों पर लगता है? सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण। यस, क और ख इन पर लगता है, सोना चांदी पे लगता है भाई। निम्न में से कौन सा जीविका का अवसर उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण से जुड़ा हुआ नहीं है? उपभोक्ता सक्रियतावादी बनना यानी कि एक्टिविस्ट बनना, उपभोक्ता क्लब में परामर्शदाता बनना, पत्रकार बनना, या देखो भाई पत्रकार वाला नहीं है ना रिलेटेड कस्टमर वगैरह की लाइन से, तो ग सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है ग्रामीण भारत में टिकाऊ पद्धति परियोजना में कौन सी सेवाएं प्रदान की गई? रोजगार सेवाएं, कृषि सेवाएं, ई नियंत्रित सेवाएं। यस, ई नियंत्रित सेवाएं इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अनेक माध्यमों द्वारा समुदाय की भावनाओं को समुदाय तक पहुंचाने का काम कौन करता है? लेखाकार, साहूकार, इतिहासकार या पत्रकार। पत्रकार आपकी बातों को पहुंचाता है। साप्ताहिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पत्रक निम्न में से किस माध्यम के उदाहरण है? तो भाई ये मुद्रित माध्यम है आपका, प्रिंट मीडियम है, ख सही हो जाएगा। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण बहुमाध्यम डैश का एक उदाहरण है? परियोजना, अभियान, विज्ञापन या अन्योन क्रियात्मक संरूप। तो ये अभियान है, ठीक है, पोलियो अभियान, प्रतिरक्षक अभियान। आगे बढ़ते हैं हम।
तो इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो थे, जितने एमसीक्यूज, वो खत्म होते हैं। ये वीडियो में जितने करवाए गए हैं आप इनको अच्छे से याद कर लेना, आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।